प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत और डेनमार्क के बीच हुए 9 समझौते। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। खूंटी में पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पिछले 24 घंटे में कोविड के देश भर में 3000 से अधिक मिले नए संक्रमित। कोवोवैक्स की कीमत में 900 से घटाकर 225 की गई। और बदलते मौसम ने फिर बदला स्कूलों का समय। पुराने आदेश लिए गए वापस। अब फिर सवेरे 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं होंगी संचालित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन डेनमार्क आयोजित कर रहा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, जहां 2018 में आयोजित पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी सहयोग में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा। Focuses more and principally on the elements of bilateral cooperation, which essentially fall in 3 to 4 major clusters. One is the trade and investment ties. 2, the digital and innovation partnership. 3, the green partnership, so to speak. And 4, I would say, other areas of economic cooperation where there are developmental and capacity complementarities between the Nordic countries and India. बैठक में आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग के अलावा महामारी के बाद की दुनिया में आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा और उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य पर भी चर्चा की जाएगी। नॉर्डिक देश भारत के लिए सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी अन्य 4 नॉर्डिक देशों के राजनेताओं से भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की प्रतिबद्धता है कि 2070 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो सके। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के दौरे पर नॉर्डिक देशों के लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे और मकसद साफ होगा कि कैसे इन नॉर्डिक देशों के पास जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तकनीक है, एक्सपर्टीज है और भारत के पास जो बड़े स्केल पर अमली जामा पहनाने की क्षमता है, ये मिलकर के पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ा सके। कैमरा पर्सन इंद्रान के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज। और देखते हैं आपदा अनुकूल अवसंरचना पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। That was launched at COP26 last year is a clear expression of our commitment to work with small island countries. CDRIs work on strengthening the resilience of power system has already benefited communities in coastal India by reducing the duration of power disruption during cyclones. नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के इंदीपीड़ी कोटा जंगल में आज तड़के पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात उग्रवादी और पीएलएफआई का जोनल कमांडर लाका पाहन मारा गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में यह सफलता मिली है। खूंटी पुलिस को आज सवेरे मिली सफलता पर और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता ज्योत्सना शीला डांग। खूंटी पुलिस के लिए 4 मई बुधवार का दिन उपलब्धि का दिन रहा। खूंटी पुलिस ने नक्सली प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर लाका पाहन को मार गिराया।
मुरहू थाना क्षेत्र के कोटा इंदीपुरी जंगल में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। खूंटी पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी इंदीपुरी जंगल के आसपास नक्सली सक्रिय हैं। इसी सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर मुरहू थाना प्रभारी विक्रांत कुमार दल बल के साथ इंदीपुरी निकले थे, लेकिन पुलिस को देखते ही पीएलएफआई नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पीएलएफआई सब जोनल कमांडर मारा गया, जबकि उनके दस्ते के सहयोगी जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। हालांकि खूंटी मुरहू पुलिस अभी भी जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। खूंटी एसपी अमन कुमार ने बताया कि इस अभियान में सैट की टीम भी शामिल थी। पीएलएफआई का लाका पहान पूर्व में एरिया कमांडर था, लेकिन कई नक्सली कांडों को अंजाम देने के बाद खूंटी पुलिस ने 2011-12 में इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 2020 में जेल से निकलने के बाद पीएलएफआई में शामिल हो गया था। उसके बाद उसे संगठन ने सब जोनल कमांडर बना दिया। सब जोनल कमांडर का पद मिलते ही लाका पहान नक्सली वारदातों को अंजाम देने लगा। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,205 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि 2,802 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 19,509 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जारी संग्राम में योद्धाओं को आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में जहां 5 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि 4 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 23 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,89,48,01,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड टीके कोवोवैक्स की प्रत्येक खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। टीके के लिए 225 रुपए के अलावा जीएसटी और टीका केंद्र के सेवा शुल्क के रूप में 150 रुपए तक भुगतान करना होगा। यह टीका 12 से 17 वर्ष के बच्चों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर दिया जा रहा है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 24 मई को होने वाले मतदान के सिलसिले में आज और कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस चरण में कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। इस चरण के लिए प्रत्याशी 6 और 7 मई को अपने नाम वापस ले सकेंगे, जबकि 9 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। वहीं मतगणना की तिथि 31 निर्धारित की गई है। फिलहाल चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर पटना इंटरसिटी में तत्काल कोटा बहाल होने के बाद आज से मुंबई मेल, प्रताप एक्सप्रेस, हावड़ा योग नगरी, ऋषिकेश दून एक्सप्रेस और अजमेर सियालदा एक्सप्रेस में तत्काल टिकट मिलने शुरू हो गए हैं। इसी महीने कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनों में तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। छुट्टियों से पहले तत्काल कोटे की बुकिंग शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। जिन ट्रेनों में आज से तत्काल टिकट मिलने शुरू होंगे उनमें मुंबई हावड़ा मेल, अजमेर सियालदा एक्सप्रेस, बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं 15 मई से हावड़ा मुंबई मेल और रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस के तत्काल टिकट मिलने शुरू होंगे। इसके साथ ही 9 जून से हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस के तत्काल टिकट मिलेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। उसमें पत्थर उथल गिर जाए तो मौत भी हो जाती है, चोट भी हो जाता है, फिर अपाहिज भी हो सकते हैं। इसमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं। बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में आज भी ढेर सारे बच्चे स्कूल की बजाय अभ्रक की खदानों में डिबरा चुनने जाते हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। बच्चा पढ़ाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है।
रंगारंग कार्यक्रमों के बीच खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का कल समापन हो गया। इन खेलों में देश के युवा और उभरते एथलीटों ने हिस्सा लिया। जैन विश्वविद्यालय ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। वहीं लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पंजाब को 17 स्वर्ण, 15 रजत और 19 कांस्य पदक मिले। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के बारे में केंद्रीय खेल मंत्री से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। अनुराग सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, इतना शानदार आगाज था और उतना ही शानदार अंत हुआ, और जिस तरह से आज आपने यहाँ पर अनाउंस किया था कि कबड्डी के प्लेयर्स को ऑक्शन में आना चाहिए और उसकी स्वीकृति भी मिल गई, कितना बड़ा मंच है और कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? पहले तो मैं कहूं, खेलो इंडिया का अंत नहीं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2nd एडिशन का समापन हुआ है। शानदार आयोजन हुआ है और ये जरूर कहूंगा 208 यूनिवर्सिटीज के 3,900 खिलाड़ी, 6,500 से ज्यादा सपोर्ट स्टाफ, एथलीट्स और बाकी सब इकट्ठे हुए। शानदार आयोजन कर्नाटक की सरकार ने, जैन यूनिवर्सिटी ने किया। सभी खिलाड़ी कहते थे खाने की बात हो, रहने की बात हो या खेल की सुविधाओं की बात हो, ये वर्ल्ड क्लास थी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के मुकाबले का टूर्नामेंट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2nd एडिशन बेंगलुरु में हुआ। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है 2 राष्ट्रीय खेल मलखंब और योगा, इसको जोड़ा गया। और बड़ी बात, 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, स्विमिंग में तो वेट लिफ्टिंग में। 76 रिकॉर्ड पिछली बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तोड़े गए, 76 रिकॉर्ड, 76। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने पिछली बार भी गोल्ड जीता, इस बार गोल्ड जीत रहा। कुछ लोग जो यूथ गेम्स में थे अब वो ओलंपिक्स खेल रहे हैं। जो पिछली बार यूनिवर्सिटी में खेले वो ओलंपिक्स में खेलने गए। तो अपने आप में दिखाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है जहां उभरते हुए खिलाड़ियों को compete करने का मौका मिलता है, प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और देश के लिए उसके बाद खेलने का अवसर भी मिलता है। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से हम एलीट्स को यहां से पिक करते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रतिभा की खोज होती है, फिर उसको तराशने निखारने का काम हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है और उसके बाद यही खिलाड़ी देश के तिरंगे का शान दुनिया भर में बढ़ाते हैं जब मैच करलाते हैं। कई सारे अनसंग हीरो निकल के आए जिनकी आपने बात करी, शिवा श्रीधर, उनका फैमिली देखिए तो वहां पर वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने पेरेंट्स को लेकर के, उन्होंने 7 मेडल जैन यूनिवर्सिटी के लिए जीते। गजानन जो पबजी के नशे से निकल करके आए, सर मैंने उनकी स्टोरी भी करी तो उन्होंने कहा कि फुटवेयर की शॉप है उनके फादर की 180 किलोमीटर दूर, लेकिन उनको खेलो इंडिया ने जो गोल्ड मेडल दिया मिक्स इवेंट में, शायद उनके सपनों को यहाँ से जान मिली। ऐसे अनसंग हीरोज के लिए क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूंगा, अब ये अनसंग हीरो नहीं रहे, ये लाइव टेलीकास्ट है। टेलीविजन की ताकत ने, लोगों के प्यार ने अब उनको हीरो बना दिया है। ये इनको और ताकत बल देगी आगे बढ़ने की और मेहनत करने की। अगर ये गुमनाम खेल होते, कोई ना देखता तो नाम ना होता, लेकिन ये खेल टीवी पर 130 करोड़ देश के देशवासी ने देखे हैं। वो लोगों को एक नई पहचान मिली है, नए उभरते खिलाड़ियों का नाम आज देश देश के कोने कोने में जाना गया है। यही हमारा प्रयास है कि इसके माध्यम से खेलों को और बड़ा किया जाए। थैंक यू सो मच टू टॉकिंग टू अस। तो थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो बता रहे थे कि कितना बड़ा मंच था और खिलाड़ियों ने उसको हाथों हाथ लिया और उसके बाद आज ये मुकाम हासिल करने में कामयाब। सुमित रंजन के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज बैंगलोर। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। सभी जिलों का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक चला आया है। कई जिलों का अधिकतम तापमान तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 9 तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार दिन में धूप होने के बाद बारिश हो सकती है। और इधर शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय सारणी में एक बार फिर 24 घंटे के अंदर बदलाव किया है। मौसम में हुए बदलाव को लेकर 2 मई को जारी हुए आदेश को फिर से विलोपित करते हुए पुराने समय में ही स्कूलों के संचालन का निर्देश दिया है। इसके अनुसार स्कूलों का संचालन अब सवेरे 6 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कल सभी जिलों को ऑनलाइन इससे संबंधित निर्देश जारी किया। इसके बाद रांची समेत कई जिलों में समय परिवर्तन का निर्देश उपायुक्त द्वारा जारी कर दिया गया।
रामगढ़ जिले में दुलमी प्रखंड के बयांग गांव में रहने वाले केदार प्रसाद महतो ने बिजली समस्या से निपटने का रास्ता निकाला है। श्री प्रसाद ने वर्षों के अथक प्रयास के बाद देसी जुगाड़ से 5 किलोवाट बिजली का उत्पादन कर मिसाल कायम किया है। इस बिजली से अभी गांव के मंदिर एवं चौक चौराहे रोशन हो रहे हैं। 2005 के बाद अथक प्रयास कर केदार प्रसाद ने बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया। पहले इन्हें 12 वोल्ट का बिजली उत्पादन करने में सफलता मिली। इसके बाद बिजली उत्पादन में उनकी रुचि बढ़ती गई और फिर उन्हें 1 किलोवाट के बिजली उत्पादन करने में सफलता मिली। अब इन्हें 5 किलोवाट बिजली उत्पादन में सफलता मिली है, जिसमें करीब 3 लाख रुपए इनके खर्च भी हुए हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। ये बहुत ही एक नॉन टेक्निकल, जो कि आपने कहा कि नॉन टेक्निकल होकर के ऐसा किया है, ये बहुत ही उस क्षेत्र के लिए नहीं, झारखंड प्रदेश के लिए है। और ऐसे अगर सपोज जाए कि सरकार अगर केदार जी के साथ हम लोग नदी में नहाने आते थे तो केदार जी अपने काम में लगे हुए रहते थे, तो हम लोग यहाँ आके पूछते कि क्या बना रहे हैं केदार जी, तो ये बताते थे कि हमको इस तरह से करना है। तो मैंने हम लोग मजाक यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। लोगों को इससे सीख भी लेना चाहिए और झारखंड प्रदेश में ऐसे बहुत ऐसे जगह हैं जहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। मेरा नाम केदार प्रसाद महतो है। बयांग में अभी रहते हैं। कौन सा प्रखंड है, कौन सा जिला? दुलमी प्रखंड है और रामगढ़ जिला है। तो ये आपने पीछे जो हाइड्रा पावर बना, केदार जी ने अपना पढ़ाई करते हुए भी एक बिजली का उत्पादन किया है और उत्पादन करके दिखाया और जला के भी दिखाया। मैं गांव में भी वहाँ भी सरकार की तरफ से कोई उम्मीद है, कुछ मिलता है हमको मदद? मिलता तो नहीं है पर मिलना चाहिए, और बहुत से मीडिया वाले सब बोले हैं कि मिलेगा और दिला भी देंगे। हम लोग नदी नहाने आते थे तो देखते थे कि खेल खेल में ही मिनी हाइड्रो पावर प्लांट बना दिए। काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और सरकार से कुछ मदद मिलना चाहिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह जिले में मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र के SNCU में इलाजरत नवजात को चूहों द्वारा कुतरे जाने के मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए शिशु वार्ड में कार्यरत ANM रेखा कुमारी, GNM संजू कुमारी और लीलावती को कार्यमुक्त कर दिया है। वहीं चिकित्सक पर कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में गरज के साथ हुई तेज बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक किसान गणेश महतो की मौत हो गई। मवेशी चराने गए गणेश महतो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसी दौरान वज्रपात की घटना में वह बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गोड्डा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो संथाल परगना की टीम ने गोड्डा नगर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक अमोद कुमार को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम अमोद कुमार को अपने साथ दुमका स्थित मुख्यालय ले गई है। रांची जिले के मैकलुस्कीगंज में खुदकुशी करने वाले अमेरिकी नागरिक मार्क्स लेदर डेल का शव उनके दोस्त कैलाश प्रसाद यादव को सौंप दिया गया है। श्री यादव ने अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया। केंद्र सरकार ने बिहार और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है। श्री कुमार समाचार एजेंसी यूनिवार्ता में विशेष संवाददाता के रूप में रांची में कार्यरत हैं। समिति के अध्यक्ष केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत घाट गम्हरिया गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार दोनों युवकों ने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। रांची के कचहरी चौक के पास पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार होने वाले सरफराज अंसारी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नरकोपी थाना क्षेत्र के टंगरा टोली का रहने वाला है और उस पर चोरी का आरोप है।
कोडरमा के उपायुक्त ने सदर अस्पताल और HSC झुमरी तिलैया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों की जांच की और दवाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली। उन्होंने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टरों को कई आवश्यक निर्देश दिए। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का बहुप्रतीक्षित IPO आज निवेशकों के लिए खुल रहा है। यह 9 मई तक खुला रहेगा। एक शेयर का मूल्य 902 से 949 रुपए तय किया गया है। 902 से 949 रुपए रखा गया है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को प्रति शेयर 60 रुपए और कर्मचारियों को 45 रुपए की छूट दी जा रही है। देश में इस वर्ष अप्रैल महीने में कोयले का कुल उत्पादन 6,61,54,000 टन रहा। एक रिपोर्ट। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने 6.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए सबसे अधिक 5,34,70,000 टन कोयले का उत्पादन किया। सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड ने 53,23,000 टन और कंपनियों की खदानों से 73,61,000 टन कोयले का उत्पादन किया। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में ये दूसरी बार है जब दोनों टीमें एक दूसरे के सामने आमने सामने होंगी। इससे पहले CSK के हाथों RCB को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। CSK की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में आने के बाद टीम में आत्मविश्वास लौटा है। पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हराया था। वहीं पिछले मैच में CSK के खिलाफ मिली हार की अगर बात की जाए तो RCB भी बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं IPL में कल खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। जवाब में पंजाब किंग्स ने महज 16 ओवरों में 2 विकेट खोकर गुजरात टाइटंस द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया। पंजाब के लिए शिखर धवन ने सबसे अधिक 53 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 62 रन की पारी खेली, जबकि लियाम लिविंगस्टोन ने महज 10 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौके की मदद से नाबाद 30 रन बनाए। कोडरमा की एक बेटी ने न सिर्फ खुद को बालिका वधू बनने से बचाया है बल्कि समाज के लिए मिसाल पेश किया है। दरअसल 15 वर्ष की गुड़िया ने अपनी बाल विवाह तोड़कर बगावत का बिगुल फूंक दिया और अब उसके इस फैसले की परिवार से लेकर समाज तक सराहना हो रही है। यह है कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के काराखुट की रहने वाली 15 वर्षीय गुड़िया। इसकी उम्र का अंदाजा इसके चेहरे की मासूमियत और इसके हाव भाव से पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस उम्र में गुड़िया का विवाह तय हो चुका था और इसी 12 मई को उसकी शादी होनी थी। पढ़ने लिखने और कुछ बनने की तमन्ना रखने वाली गुड़िया ने अपने तय हो चुके बाल विवाह के खिलाफ बगावत के बिगुल फूंक दी है और सत्यार्थी फाउंडेशन की मदद से अपना बाल विवाह रुकवाया। तुम्हारा पहले से रिश्ता लगा हुआ, कैसे तुम पढ़ेगी, अब नहीं पढ़ेगी, तुम्हारा शादी कर देंगे। लेकिन फिर भी हम भैया को पूरा समझाए तो भैया समझें और मतलब भैया मेरा अभी सपोर्ट कर रहे हैं और भैया बोल रहे तुम पढ़ो, पूरा पढ़ के कुछ बन के हमको दिखाओ। गुड़िया के पिता ने 2 साल पहले ही उसकी शादी तय कर दिया था। बहरहाल आर्थिक तंगी और लड़के वालों के दबाव के कारण गुड़िया की मां ने उसकी शादी इसी 12 मई को करने का फैसला ले लिया था, लेकिन गुड़िया के फैसले के आगे परिवार के लोगों को भी झुकना पड़ा और अब उसके फैसले से उसकी मां भी खुश है। अपने पति हमको सेट करके गुजर गई तो इन साल हम शादी करने चाहते हैं। कुछ हमको अगर बेटी दुख काट रहे हैं कुछ हम ससुराल जाएगा तो सुखी में रहेगा, वही सोच के हम शादी करें। आज से पहले तक गुड़िया का यह भाई भी उसकी शादी के लिए तैयारियों में जुटा था और दान दहेज के अलावे बारात के स्वागत के लिए पैसे जुटा रहा था। लेकिन जब गुड़िया ने अपने भाई से पढ़ने लिखने और कुछ बनने की तमन्ना जताई तो उसका भाई भी राजी हो गया और उसकी शादी रोककर उसे पढ़ाने लिखाने का फैसला लिया है। गुड़िया बोली कि नहीं भैया हम पढ़ेंगे, हम
तो हम भी लगा कि नहीं कि ठीक है गुड़िया पढ़ना चाहती है, और हमको भी लगा कि इसका उम्र कम है, लेकिन हम किसी को दबाव से बोले कि नहीं कि ठीक है कि पढ़ो गुड़ी तुम, तो ठीक है जहाँ तक मेरा जो हो सके हम करेंगे। फिलहाल गुड़िया की पढ़ाई के लिए सत्यार्थी फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। उसके परिवार की हर संभव मदद की पेशकश भी की है। फाउंडेशन के कार्यकर्ता मनोज कुमार ने बताया कि जैसे ही गुड़िया के बाल विवाह तय होने की बात उन लोगों को पता चली, परिवार के सदस्यों को समझाया बुझाया गया और उसकी शादी रुकवाई गई। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग की जा रही है। मैंने भी गुड़िया को फोन करके बात किया, उन्हें रोने लगी, अपनी समझाई, उसको हम समझाएं कि देखो गुड़िया रोने का नहीं है, तो हिम्मत से काम करो, तुमको भी पढ़ना है, तेरे भैया को मम्मी को हम समझाएंगे। लाख प्रयास के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन राहत भरी बात यह भी है कि अब बाल विवाह उन्मूलन के खिलाफ बेटियां भी मुखर हो रही है और सामने आकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की मुहिम में जुटी हैं, बल्कि कई मासूमों को भी समय से पहले शादी के जंजीरों में जकड़ने से बचा रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। रांची जिले में एक ऐसा उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जो डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे आसानी से टैब पर उंगलियां फेरते हुए पढ़ाई करते हैं। इसके साथ ही वर्चुअल रिफ्लेक्शन सिस्टम से भी यहां के बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित खलारी का एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई डिजिटल तरीके से हो रही है। विद्यालय में जहां हर दिन बच्चों की नियमित क्लास लगती है, वहीं स्मार्ट क्लास में बच्चे टैब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। विद्यालय में VR साइंस लैब भी है, जहां बच्चे बड़े आराम से वर्चुअल रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करते हुए देखे जा सकते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है, और जो हम लोग जो ब्लैक बोर्ड में से देख के सीख नहीं सकते थे, वो हम लोग टैब से देख के सीखते हैं, या टैब के माध्यम से जो पढ़ लेते हैं। बेहद ही सामान्य या फिर गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में विद्यालय के शिक्षकों का अहम रोल रहा है। साइंस लैब, स्टेम लैब और टैब जैसे शब्दों से अनभिज्ञ बच्चों को शिक्षकों ने कड़ी मेहनत और अपनत्व के साथ नई जानकारियों को देने का बीड़ा उठाया है। बच्चे जान रहे हैं कि स्टेम लैब किस प्रकार के होती है और उसमें क्या चीज बताई जाती है। बच्चों को पढ़ो पढ़ो बोलना पड़ता था या लिखो लिखो बोलना पड़ता था, पर अब हम लोग को ऐसा करना नहीं पड़ता है। बच्चा स्वयं टैब से पढ़ते हैं। छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में स्कूल के प्रिंसिपल रंथु साहू दिन रात प्रयासरत रहते हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण स्तर पर भी काम शुरू हो गया है। श्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होते नजर आ रही है और बच्चे खुद ऑपरेट कर रहे हैं, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षा की ओर कदम बढ़ा चुका खलारी का उत्क्रमित मध्य विद्यालय कई मायनों में अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श पेश कर रहा है। बात विद्यालय की आधारभूत संरचना की हो या फिर विद्यार्थियों में अनुशासन की, हर मायने में यह विद्यालय लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर आकर्षित करता है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत और डेनमार्क के बीच हुए 9 समझौते। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। खूंटी में PLFI का सब जोनल कमांडर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पिछले 24 घंटे में कोविड के देश भर में 3000 से अधिक मिले नए संक्रमित। कोवोवैक्स की कीमत 900 से घटाकर 225 की गई। और बदलते मौसम ने फिर बदला स्कूलों का समय। पुराने आदेश लिए गए वापस। अब फिर सवेरे 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं होंगी संचालित।